चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने देखा था क्या होता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं कंडक्टर के अक्रॉस, तो उसमें से आपका करंट फ्लो करता है। ये हमने देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज गिवन एज ई टाउ बाय एम। एनसीईआरटी का ही फॉलो करते हैं। ई टाउ बाय एम, वेयर टाउ वाज रिलैक्सेशन टाइम, E is the electric field and M क्या था? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वैसे इसकी कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस इक्वेशन का यूज हम सिर्फ क्या करेंगे? डिपेंडेंसी निकालने के लिए। अभी आज हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी। ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंसी कैसे होती है, सिर्फ उतने भर का यूज है इस इक्वेशन का, उससे ज्यादा कोई यूज नहीं है इस इक्वेशन का। ठीक है, तो अगर नहीं भी याद है तो चलेगा, बस इतना याद कर लो कौन किस पे डिपेंड कर रही है। जैसे वीडी किस पे डिपेंड कर रही है? फील्ड पे। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम पे, ये सब काम आएगा आपका। ठीक है, चलो, तो आज जो पढ़ेंगे और आज के बाद जितने भी लेक्चर्स होंगे, सारे के सारे लेक्चर इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जो 2 लेक्चर पढ़े उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आज के बाद जितने भी लेक्चर होंगे लास्ट तक, वो सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से, वरना किसी भी लेक्चर से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो सपोज ये हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने V अप्लाई किया। ठीक, तो सबको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अच्छा, एक ध्यान देना, आज इसका यूज होने वाला, आज नहीं तो कल तो पक्का यूज होगा। हमने क्या किया था, शायद मैंने बताया भी था, कि अगर हम यहाँ का पोटेंशियल 0 ले लेते हैं, ये जो छोटा सा ये है, ये आपको क्या बताता है? लो पोटेंशियल। और ये आपको बताता है हाई पोटेंशियल। पता है ना, ये बचपन में पढ़े होगे। तो अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल 0 लेता हूँ, ठीक, तो ऑटोमेटिकली आगे का जो पोटेंशियल होगा वो V ज्यादा हो जाएगा आपका, तो यहाँ का पोटेंशियल आपका V हो जाएगा। ठीक है, और मैं अगर यहाँ का सपोज V लेता हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है 0 लो, V भी ले सकते हो, तो यहाँ का ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 2V। ठीक है, तो एक चीज ध्यान दो, इधर ध्यान से सुनो, आज यूज होगा इसका बहुत ज्यादा। ठीक है, जो हमारी कंडक्टिंग वायर है, ये जो हमारी वायर है कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0 होता है आपका। ठीक है, तो कंडक्टिंग वायर का जब रेजिस्टेंस 0 होगा, तो आज जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो वहां से एक इक्वेशन आती है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I इज करंट फ्लोइंग एंड कैपिटल R इज रेजिस्टेंस। तो सबको पता है इस कंडक्टिंग वायर से करंट तो फ्लो कर रहा है ये इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रॉन उल्टी डायरेक्शन में भागेंगे तो करंट ऐसा आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो रजिस्टिव, अगर आप कंडक्टिंग वायर को ध्यान से देखें, ए पॉइंट और बी पॉइंट को, तो करंट तो फ्लो कर रहा है, पर क्योंकि कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होती है वो नेग्लिजिबल होती है, तो जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे, ठीक है, वैसे आगे आएगा भी, पर ओम्स लॉ पता ही होगा सबको, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर, I करंट जो उसमें से फ्लो कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय R, उसकी रेजिस्टेंस कितनी है? वो 0, तो V कितना आ जाएगा? 0। ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ध्यान देना। मतलब कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका 0 होगा। मतलब जितने पोटेंशियल पे ये है उतने ही पोटेंशियल पे ये भी होगा, तो ये पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 2V। इन सबको ध्यान दो, ये सब काम आएंगे कैपेसिटर में भी, करंट में भी। सिमिलरली यहां का अगर मैंने V माना है तो ऑटोमेटिकली यहां का क्या हो जाएगा? V। तो लॉजिक क्या है? देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, जो डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड होंगे, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। ऑल द पॉइंट्स विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल। तो अगर यहां 2V है तो यहां पे भी 2V होगा, और यहां पे 2V तो यहां पे भी 2V होगा। ठीक, यहां हमने V माना तो यहां पे भी V होगा, क्योंकि वायर के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, और यहां पे भी V होगा। तो कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया? 2V माइनस V विच इज V, और वो तो होगा ही होगा। आप ये 0 भी मान सकते थे। ठीक है, 0 मानने से क्या होता है, आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाती है। अभी आज सर्किट सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि क्या है। अभी के लिए रहने दो इसको। ठीक है, तो मतलब एक चीज याद रखना, कंडक्टिंग वायर की जो रेजिस्टेंस होती है दैट इज नेग्लिजिबल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे कंडक्टिंग वायर के लिए, सो वी विल फाइंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टिंग वायर इज 0।
कंडक्टिंग वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कितना होता है आपका 0। और इसका मतलब ये नहीं है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट बिल्कुल फ्लो कर रहा है वायर से, पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 आपका। समझ में आ गया? V इज इक्वल टू आई आर। अभी ओम्स लो क्या होता है वो बचपन में आपने पढ़ा होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यही बता दिया, पर आज ओम्स लो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, फिर उसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो धीरे 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 आप पूरा सीख जाओगे, ठीक है, क्योंकि पूरे चैप्टर में हमको सर्किट ही सोल्व करने हैं, तो आपको सर्किट अच्छे से सोल्व करना आना चाहिए, कैसे किया, क्या लिया, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल V क्यों माना, अगर यहाँ का V माना तो यहाँ का 2V कैसे हो गया, क्योंकि राइज होगा, देखो ये पॉजिटिव आगे है ना, तो यहाँ का V है तो आगे का V ज्यादा होगा, मतलब ये एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, यही तो इंडिकेट करता है। और ये एंड लो, ये आपका क्या इंडिकेट करता है, लो पोटेंशियल, मतलब ये जो एंड इससे कनेक्ट होगा ये लो पोटेंशियल पे होगा। तो अगर ये मैं 0 मान भी लेता हूँ, वो अपने मन से तुम कुछ भी मान सकते हो, 0 V 2V -V भी मान सकते हो इवन, तो पर ये -V मानोगे तो इधर वाला V ज्यादा होगा, मतलब ये 0 हो जाएगा आपका, वो आपका मर्जी है कि आप क्या मानते हो, पर सबसे बेस्ट होता है 0, क्योंकि कैलकुलेशंस उससे आसान हो जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप V मान के करोगे तो गलत हो जाएगा, उससे भी आंसर आएगा, वो धीरे धीरे हम उस पर आएंगे, ठीक है, अभी के लिए नहीं भी आ रहा समझ में कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। चलो वापिस आते हैं, तो कल हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़े थे, तो हमको पता है कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, V, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, है ना, और अगर उसकी लेंथ L है तो इस E को हम क्या लिख सकते हैं बोलो, V/L, बहुत बढ़िया, पढ़ चुके हैं ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सो E इज इक्वल टू V/L। तो अगर मैं ये लिख सकता हूं तो VD का फॉर्मूला मैं कुछ ऐसा नहीं लिख सकता, E टाओ, कैपिटल E को मैंने डाल दिया V/L, देखो सही है या नहीं, सो E टाओ V/ml इक्वेशन 1, ठीक है। चलो अब आगे आओ, ध्यान से अब आगे देखो, अब हम जो आज पढ़ेंगे यहां से आपका इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, कल के जो 2 लेक्चर्स हुए अभी तक वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसमें आपको पता होना चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, करंट और चार्ज में रिलेशन क्या है, सिर्फ इतना पता होना चाहिए बस। चलो अब आगे आते, ध्यान से देखो, चलो देखो अब ध्यान से, अब मैं निकालने जा रहा हूं वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, रिलेशन बिटवीन करंट, ये जो आई मैंने डायग्राम में बनाया है, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या करंट की जगह बहुत बुक में आपको करंट डेंसिटी भी मिलेगा, तो बात एक ही है, करंट से ही हम करंट डेंसिटी लिख देंगे, ठीक है। तो हम अब क्या निकालने जा रहे हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। अब ध्यान से सुनना क्या किया हमने, देखो अब ध्यान से, एक कंडक्टर है मेरे पास जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म है, विच इज कैपिटल ए, सो कैपिटल ए जो मैं लिखने जाऊंगा दैट इज योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एल क्या है इसकी लेंथ, इस कंडक्टर की लेंथ, ठीक। चलो अब आगे ध्यान से देखो सब लोग, डेरिवेशन है अच्छे से देखो, और रिजल्ट अल्टीमेटली आपको क्या याद करना है, रिजल्ट। तो मैं ये एक लेंथ ले रहा हूं इस कंडक्टर की, बहुत ध्यान से देखना, सब किस स्पीड से भागते हैं, हमने क्या एज्यूम किया था, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक आर्मी की सोल्जर की तरह हैं, जो सबके सब एक साथ भाग रहे हैं VD स्पीड से, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, मैं इस कंडक्टर की एक लेंथ ले रहा हूं, कितनी लेंथ, VD इंटू डेल्टा टी, मैं नीचे बना देता हूं, ये लेंथ मैंने कितनी ली, VD विच इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी, लेंथ ही होगी स्पीड इंटू टाइम। चलो अब ध्यान से देखो, और स्मॉल एन क्या है, शायद कल मैंने बताया भी था, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, सिर्फ एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली देगा ये वैल्यू कि नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इतने हैं आपके, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से आगे, दिख रहा है सबको, चलो देखो अब आगे। अच्छा अब मैं एक चीज बोल रहा हूं कि इतने रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक है, ध्यान से सुनना, इतने से रीजन में ये VD डेल्टा टी जो लेंथ है, इतने रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके, ठीक। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यूनिटरी मेथड, वॉल्यूम कितना है इस पार्ट का,
वॉल्यूम ऑफ रीजन ए बी नाम दे देते हैं। ए बी की लेंथ कितनी मानी मैंने, वी डी डेल्टा टी। तो इस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा बोलो, दैट विल बी एरिया मल्टीप्लाइड बाय वी डी डेल्टा टी। होगा या नहीं? अच्छा, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इस रीजन में? सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द रीजन ए बी। ए बी में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? क्या पर यूनिट वॉल्यूम जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमने स्मॉल एन लिया है, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे? सो दैट विल बी स्मॉल एन इनटू ए वी डी डेल्टा टी। इसको अच्छे से समझो। स्मॉल एन क्या, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जितने में मुझे निकालना है इतने का वॉल्यूम। तो ये मेरा क्या आया, ये पूरा मेरा क्या आया, ये आया इतने रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है आपके। ठीक है। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है, क्या उस रीजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा टी टाइम में एरिया ए को क्रॉस किए होंगे? क्यों? क्योंकि सबके सब वीडी रफ्तार से भाग रहे हैं, है ना। तो जब सब एक साथ चले तो डेल्टा टी टाइम में सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में हैं वो सबके सब इस एरिया को क्रॉस करके आए होंगे, है ना। तो मतलब that this will be equal to number of electrons crossing the area A in time delta t। सबके सब वीडी रफ्तार से भाग रहे हैं, तो उस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्या सबके सब डेल्टा टी टाइम में उस एरिया ए को क्रॉस करके आए होंगे? ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो कितना चार्ज उसको क्रॉस किया, बोलो बोलो। सो चार्ज क्रॉसिंग द एरिया, ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए ना। सो चार्ज क्रॉसिंग द एरिया इन टाइम डेल्टा टी, दैट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस किए, सही है यहां तक? ये आए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक का चार्ज स्मॉल ई। समझ पा रहे हो? ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, मैंने इस कंडक्टर का एक लेंथ लिया दैट इज वी डी डेल्टा टी। ठीक है, वी डी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेल्टा टी कोई टाइम है। तो मैंने क्या निकाला, इतने लेंथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स यहां पे हैं, कितने फ्री चार्ज कैरियर्स यहां पे हैं, तो कितने होंगे वो फ्री चार्ज कैरियर्स। वो कैसे निकाला? सबसे पहले तो मैंने इस रीजन का वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, दैट विल बी ए इंटू वी डी डेल्टा टी। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, वॉल्यूम निकालने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स है इस रीजन में, तो वो कितना होगा, स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इतने का वॉल्यूम। इतने का वॉल्यूम कितना है, ए वी डी डेल्टा टी। ठीक, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आए इस रीजन में, एन ए वी डी डेल्टा टी। यहां तक समझ में आ गया? और इस रीजन में जितने इलेक्ट्रॉन्स है क्या वही इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में एरिया ए को क्रॉस करके आए होंगे इधर? ऑब्वियसली सबके सब वीडी रफ्तार से भाग रहे हैं, तो डेल्टा टी टाइम में वो उस एरिया ए को क्रॉस किए होंगे। तो मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को डायरेक्टली किसके इक्वल कर दिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। समझ में आ गया? अच्छा, तो कितना चार्ज क्रॉस किया आपका उस डेल्टा टी टाइम में, बोलो बोलो। डेल्टा टी टाइम में कितना चार्ज आपका क्रॉस किया, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स आपके क्रॉस किए मल्टीप्लाइड बाय एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। यहां तक समझ में आ गया? तो करंट कितना आएगा, चार्ज तो हमारा आ गया, सो करंट आई दैट विल बी इक्वल टू चार्ज क्रॉसिंग डिवाइडेड बाय टाइम। सिंपल, तो करो। तो चार्ज क्रॉसिंग दैट वाज एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सो करंट विल बी गिवन बाय एन ए ई वी डी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सो करंट और वीडी में क्या रिलेशन है, करंट आई फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर that is given as NaEVD. N is number of free charge carriers या free electrons per unit volume. A is area of cross section of the conductor. E is charge of one electron and Vd is drift speed. अच्छा, यहां से हम I की जगह करंट डेंसिटी को भी रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो फाइनल मेरा रिजल्ट क्या आया, फाइनल रिजल्ट आया मेरा I is equal to एन ए ई वी डी। आई बाय ए यहां से कितना आ गया बोलो, एन ई वी डी।
और ऑब्वियसली आई बाय ए सबको पता है ये कितना होगा इस केस में, जे, सो जे विल बी एन ई वी डी। तो जे का पूछे तो ये रिजल्ट है, आई का ही एक ही याद रख लो, आई से ही जे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट स्पीड, इक्वेशन 1 गिव्स यू द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, डायरेक्टली करंट की वैल्यू दे देगा, स्मॉल एन दे देगा। अच्छा, स्मॉल एन की यूनिट क्या होगी, बिल्कुल सही, पर मीटर क्यूब, क्योंकि वो क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री चार्ज कैरियर्स की तो कोई यूनिट ही नहीं होगी, पर यूनिट वॉल्यूम, पर मीटर क्यूब। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो दे देगा आपको, ई आपको पता ही है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19। पूछेगा वीडी निकालो, सो वीडी कितना हो जाएगा आपका, आई बाय ए एन ई। ठीक है, तो एक ये रिलेशन याद रख लो बस, वीडी इज इक्वल टू आई बाय एन ई, सारे के सारे क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। क्वेश्चन आते हैं इसके डायरेक्टली, क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे इसके, चाहे एससीबी हो चाहे कोई भी बुक हो, आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस मिलते हैं। So basically equation 3 represents the relation between drift velocity and the current flowing through the conductor. So drift velocity is given by I by ANE, where I is current flowing, A is area of cross section, small n number of free charge carriers per unit volume, E is charge of one electron. ठीक है, समझ में आ गया, नोट कर लो इसको अच्छे से, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कैसे डेरिवेशन की फिर से एक बार ध्यान दो। तो मैंने क्या किया, एक कंडक्टर लिया सिलिंड्रिकल, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने उस कंडक्टर की एक लेंथ कंसिडर की वी डी डेल्टा टी, वो करनी ही है आपको। ठीक है, उसी से डेरिवेशन आएगी आपकी। सो वी डी डेल्टा टी एक लेंथ मैंने कंसिडर की कंडक्टर की, तो उस वी डी डेल्टा टी लेंथ में कितना चार्ज है, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, वो मैंने निकाला। एकदम सिंपल यूनिटरी मेथड, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्ज है, स्मॉल एन, तो इतने वॉल्यूम में कितने होंगे वो निकाल दिया, तो स्मॉल एन इंटू ए वी डी डेल्टा टी। यहां तक समझ में आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस रीजन में कितने वो मेरे आ गए। ठीक, तो कितना चार्ज है यहाँ पे, कितना चार्ज कंटेन किया है, वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो इंटू मैंने स्मॉल ही कर दिया, स्मॉल ही मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहां तक समझ में आ गया। तो इस रीजन में जो आपके चार्ज हैं, है ना, वो चार्ज क्या वो एरिया ए को क्रॉस करके डेल्टा टी टाइम में आया होगा। ऑब्वियसली सबके सब वीडी रफ्तार से भाग रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो डेल्टा टी टाइम में एरिया ए को क्रॉस करके सब आए होंगे। तो मैंने उन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को डायरेक्टली इक्वल कर दिया किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर क्रॉसिंग एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। ऑब्वियसली तो कितना चार्ज डेल्टा टी टाइम में क्रॉस किया वो हमने निकाल लिया, एन ए वी डी डेल्टा टी इंटू ई। यहां तक समझ में आ गया। तो करंट कितना फ्लो किया आपका, चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टाइम, कर लो सोल्व, आ गया आंसर। सो फाइनली रिजल्ट जो आपको याद रखना है, दैट इज वीडी ड्रिफ्ट स्पीड, दैट इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए एन ई, वेयर आई इज करंट फ्लोइंग, ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एन इज नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ई इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन मैं इसके नहीं करा रहा हूं, बुक्स में आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब यहीं से हम ओम्स लॉ प्रूव करते हैं। देखो अब ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। देखो आई मेरा कितना आया, आई मेरा आया एन ए ई इंटू वी डी, देखो इक्वेशन 1, और वी डी कल हमने डिराइव किया था ई ई टाउ बाय एम, तो ई टाउ बाय एम इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज वी बाय एल। देखो सही है यहां तक। चलो अब ध्यान से देखो, आगे ध्यान से देखना बहुत। V is equal to I बाद में लिखेंगे I M L by N E स्क्वायर टाउ A इंटू I। देखो ये समझ में आया सबको, ये स्टेप थोड़ा सा मुश्किल है, यहां से ये आना थोड़ा सा टफ है कि यहां से कैसे आया, है ना। 10-15 मिनट लग सकता है समझने में कि यहां से ये कैसे आया, रीअरेंज किया, देख लेना, कर लोगे। अब क्या किया ध्यान से देखो, इक्वेशन 1 हमने आज डिराइव की, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, दैट वाज I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, ये पूरा वी डी है आपका, और वी डी कल हमने डिराइव किया था ई ई टाउ बाय एम या 2m, पर एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं तो ई ई टाउ बाय एम, और ई क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विच इज पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ चुके, वी बाय एल डाला और रीअरेंज किया तो ये आया आपका
ठीक, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो। m क्या है? मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। l क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर। स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर। E क्या है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम या टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। क्या सारी चीजें कांस्टेंट है? ठीक है, m कांस्टेंट, l n e टाउ a। वो अलग बात है कि आप एरिया वेरिया चेंज कर दे रहे हैं, पर गिवन कंडीशंस के लिए तो कांस्टेंट रहेंगी, है ना। तो क्या मैं यहां से एक चीज बोल सकता हूं, v इज प्रोपोर्शनल टू I। देखो ध्यान से, v आपने क्या लिया था? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। I क्या है आपका? करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। क्या कुछ जाना पहचाना लग रहा है? बिल्कुल, 9th में आप पढ़ के आए हैं, यही है आपका ओम्स लॉ। 9th में आपको डायरेक्ट पढ़ाया गया होगा, v इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? सो v इज प्रोपोर्शनल टू I। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का हम कांस्टेंट लेते हैं, दैट कम्स आउट टू बी R, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो एक ऐसा कंडक्टर जिसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, जिसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी रेजिस्टेंस हम R से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छा कंपेयर करो दोनों को। सो R इज इक्वल टू, कंपेयर करो इसको, R कितना है बोलो? m बाय एन ई स्क्वायर टाओ इंटू एल बाय ए। ठीक है, बहुत सारी चीजें बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें इसमें आने वाली हैं जो आप बचपन में डायरेक्टली पढ़े थे, अब यहां प्रूफ के साथ पढ़ रहे हो कि कैसे आई थी वो चीजें। यहां तक समझ में आ गया? चलो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या शो कर रही है? यही है ओम्स लॉ आपका। इक्वेशन 1 ही आपका क्या है? ओम्स लॉ। ठीक है, इसकी स्टेटमेंट अपनी नोटबुक में लिख लेना, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या है? बेसिकली इट स्टेट्स दैट the potential difference applied across a conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल है? the current flowing through the conductor। समझ गए सब लोग? अच्छा, और प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट आता है दैट इज योर आर। अब आधे लोग क्या कंफ्यूज होते हैं, ये जो आर है रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ये आपका डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस आपने कितना अप्लाई किया है, करंट आपने कितना अप्लाई किया। नहीं, एक्चुअल में फॉर्मूला आर कितना आएगा? वी बाय आई। बिल्कुल सही है, हम निकालेंगे भी उससे वी बाय आई से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आर वी पे डिपेंड कर रहा है या आई पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, वी आई आपस में डिपेंड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? आर आपका डिपेंड करता, भी थोड़ी देर में देखेंगे, कंडक्टर की डायमेंशंस पे और कंडक्टर के मटेरियल पे, और तीसरा टेम्परेचर के ऊपर। ये तीन आपको पता होनी चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन थ्री इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर विच इंक्लूड्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड सेकेंड वन इज योर मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर का मटेरियल क्या है उस पर डिपेंड करेगा। एंड थर्ड वन इज योर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर आप अगर बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है आपका, वो थोड़ी देर में देखेंगे। उस पर भी क्वेश्चंस आपके आ चुके हैं जेई मेंस और एडवांस में। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूं, यहां से जो हम पढ़ रहे हैं थर्ड लेक्चर से, पहले दो सिर्फ बेसिक थे, कोई सवाल उससे नहीं पूछा जाएगा। थर्ड लेक्चर से आगे जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, किसी से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, क्या किया हमने? ध्यान से देखो आगे। वीडी का रिलेशन हमने डिराइव किया, और वीडी का इक्वेशन कल हमने एक और डिराइव किया था। उन दोनों को आपस में जब मैंने कंबाइन किया तो मेरा ओम्स लॉ प्रूव होता है, विच स्टेट्स दैट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। वी क्या है आपका? इसके कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, एंड द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज गिवन एज आर, विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, और कंपेयर करोगे इसको इससे तो आर आपका कितना निकल के आता है? एम एल बाय एन ई स्क्वायर टाउ है। अब आधो को ये भी दिख गया होगा ये क्या है, बचपन में पढ़े होगे ये भी। सो आर इज रो एल बाय ए, दिख रहा है सबको? रो एल बाय ए दिखा, वेर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। शायद ये फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए होंगे डायरेक्टली। देखो यहां हमने प्रूव किया कि आर कुछ कांस्टेंट इंटू एल बाय, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है ना,
तो कुछ कांस्टेंट इनटू एल बाय दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। ये सब आपने 9th-10th में डायरेक्टली पढ़ा होगा। V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू रो एल बाय। देखो यहां पे हमने प्रूफ के साथ किया ओम्स लॉ कैसे प्रूव हुआ और ये आर आपका कैसे आया। ठीक है यहां तक। चलो कंपेयर करो, कंपेयर करो तो रो कितना आएगा आपका, दैट कम्स आउट टू बी m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब आधे बोलेंगे सर कितना याद करें, याद कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, कोई नहीं पूछने जा रहा कि रो इतना होता है, ये वैल्यूज दे देगा तो रो बताओ कितना, कभी नहीं, कोई भी नहीं पूछा जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए डिपेंडेंसी कैसी है। वही मैंने बोला था कि रिजल्ट का यूज सिर्फ इतना है कि किसकी डिपेंडेंसी किस पे कैसी है, मतलब रो कैसे डिपेंड कर रहा है टाउ पे, कैसे डिपेंड कर रहा है एन पे, क्योंकि ये सब काम आएगा आपका थोड़ी देर बाद। समझ में आ गया। रटना नहीं है बिल्कुल भी, रटना है केवल एक फॉर्मूला दैट इज वी डी इज इक्वल टू आई बाय ए एन ई, क्योंकि उस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो जो मैं बोलो सिर्फ उतना याद करो, बाकी याद नहीं करना आपको। बाकी समझना है कि कैसे आया, याद नहीं करना है। So drift speed that is given by I by ANE, where I is the current flowing, A is the area of cross section, N is number of free charge carriers per unit volume, E is charge of 1 electron। और कल VD का एक और फॉर्मूला हमने डिराइव किया था E tau by M, NCERT वाला, where E is इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विच इज V by L। तो उसको रीअरेंज किया तो फाइनली मेरे पास एक फॉर्मूला आता है V इज इक्वल टू समथिंग इनटू I, दैट समथिंग इज कॉल्ड कैपिटल R। ठीक है, और फिर वो एक कांस्टेंट आता है, तो हम यहां से बोल सकते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ ऑफ देम। ये हमेशा याद रखना, रेजिस्टेंस जो है वो दोनों के इंडिपेंडेंट आपकी होगी। ठीक है, ना तो वो V पे डिपेंड करेगी, ना ही वो आपकी I पे डिपेंड करेगी, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो तो कहां पे थे हम लोग। तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका निकल के आएगा ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ आपका क्या आया बेसिकली, V इज इक्वल टू आई आर। बहुत ध्यान से समझना, बच्चों को इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है लास्ट तक। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। मतलब अगर आप एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देते हो 10 वोल्ट से 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट कर देते हो, तो आपका कोरस्पॉन्डिंगली करंट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, विदाउट चेंज इन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ और चीजों पे डिपेंड करती है, वो V और I पे डिपेंड नहीं करती है। बच्चों को यहां से क्या लगता है, सर R इज इक्वल टू V बाय I आता है यहां से, तो V बढ़ाओ R बढ़ेगा, I घटाओ R बढ़ेगा, I बढ़ाओ R घटेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ध्यान देना। ठीक है, रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, वो किसी और चीज पे डिपेंड करती है, वो थोड़ी देर में देखेंगे। कैसे डिपेंड करती है वो भी हम देखेंगे, क्योंकि उस पर भी क्वेश्चंस आते हैं। तो दोनों अलग अलग चीजें, बिल्कुल ध्यान देना। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर विच इज गिवन एज ML बाय एनी स्क्वायर टाउ इनटू ए। अब कोई पागल ही होगा जो इसको याद करेगा, याद नहीं करना है, क्योंकि हमको डिपेंडेंसी चेक करनी होती है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि कौन किस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये जब हमने लिखा, ये कहां से आया पता है ना, अभी अभी डिराइव किया था, अच्छे से डेरिवेशन देखना। फिर ये जब हमने लिखा तो ये हमारे दिमाग में स्ट्राइक किया कि ये भी एक कांस्टेंट है आपका। ठीक है, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये डायमेंशंस हो गई आपकी। तो इसको एक नया नाम दिया गया विच इज कॉल्ड रो, where rho is resistivity of the conductor। ठीक है, resistivity depends on the material of the conductor, material first and second it depends on temperature। कैसे डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, वो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो भी आज हम देखेंगे। सिमिलरली R, ये भी तीन चीजों पे डिपेंड करती है, क्योंकि ये रो L बाय A आया तो अल्टीमेटली मटेरियल पे तो डिपेंड करेगी ही करेगी, क्योंकि रो कर रहा है। सेकंड, क्योंकि रो टेम्परेचर पे कर रहा है तो R भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे वो आगे देखेंगे। एंड थर्ड, ये डिपेंड करता है आपका डायमेंशंस के ऊपर। समझ रहे हो डायमेंशंस क्यों, क्योंकि L बाय A के प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़ाओगे रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर आप कंडक्टर की डायमेंशंस चेंज कर देते हैं तब भी रेजिस्टेंस चेंज होता है, पर रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता है। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, समझ में आ गया। तो क्या होता है रेजिस्टेंस, कोई डाउट नहीं।
चलो फिर आगे देखो, देखो आगे सब लोग, यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे देखो। अब जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है दैट इज कॉल्ड सिग्मा। सिग्मा इज 1/r। ये सब टर्म्स है, याद नहीं करनी है, बस पता होना चाहिए, मतलब फॉर्मूले याद नहीं करने, टर्म्स तो पता होनी चाहिए। फिर सिग्मा इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है, ये भी शायद पढ़े होगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है दैट इज ओम, पूरे चैप्टर में यूज होगी। सिंबल इज लाइक दिस, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक है। एक और यूनिट उसकी बोली जाती है क्या, आर कितना आया आपका, V बाय आई, ओम्स लॉ से। V इज मेजर्ड इन वोल्ट, I इज मेजर्ड इन एम्पियर। तो R की यूनिट एक और आती है दैट इज वोल्ट पर एम्पियर, पर ये यूज रेयरली कभी होगी तो होगी, अदरवाइज ओम ही यूज होगी आपकी, ठीक है। अच्छा, अब एक और टर्म आर के बाद, दो टर्म्स हम अभी तक पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टेंस कैसे रेजिस्टिविटी पे डिपेंड कर रही है, आगे लिखा हुआ है, ठीक है। और वो मास, टाओ, एन, ई, इन सब पे कैसे डिपेंड कर रही है वो भी आगे लिखा है, याद नहीं करना है। अब ऐसा मत करने बैठ जाना कि सब रट्टा मारने बैठ जाओ, नहीं, कुछ भी याद नहीं करना है। कंडक्टेंस, ठीक है, दैट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो उल्टा हो जाएगा फॉर्मूला, कितना हो जाएगा कंडक्टेंस का, दैट विल बी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ए बाय एल, एकदम उल्टा रिजल्ट आपका, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आ गया। कंडक्टेंस की अगर एसआई यूनिट की बात करें, सो एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज MHO, महो, उल्टा, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है आपकी, ओम, और कंडक्टेंस जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है उसकी यूनिट भी उल्टी चलती है, OHM को उल्टा कर दो दैट इज महो, और सिंबल भी आपका उल्टा होगा। ये तो सीधा हो गया, उल्टा कैसे बनेगा, हाँ ये है कंडक्टेंस का सिंबल, बहुत रेयरली यूज होगा, पर अगर हो गया तो घबराना नहीं कि ये क्या आ गया, ठीक है। समझ में आ गया सबको? चलो एक और टर्म डिफाइन की जाती है दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ऑब्वियसली कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। चलो तो रेजिस्टिविटी को उल्टा करो तो दैट विल बी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम। एक भी रिजल्ट याद नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। अच्छा, रेजिस्टिविटी की यूनिट बोलो, रेजिस्टिविटी की यूनिट, आर इज मेजर्ड इन ओम, ए मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर, तो क्या रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट होगी, ओम मीटर। ये सब आप बचपन में पढ़े भी होंगे। रेजिस्टिविटी इज मेजर्ड इन ओम, ए मीटर स्क्वायर, एल मीटर, तो ओम मीटर, ठीक। तो कंडक्टिविटी की कितनी हो जाएगी उल्टी, ओम का उल्टा MHO, मोहो, मोहो माहो जो भी बोलना बोलो, और मीटर का उल्टा पर मीटर, तो मोहो पर मीटर, ठीक है। या ये सिंबल, ये मोहो पर मीटर, ठीक। तो चार टर्म्स है आपके पास, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। ओम्स लॉ भी हमने यहां से देख लिया, ओम्स लॉ खुद से लिख लेना, जब हमने V प्रोपोर्शनल टू I प्रूव किया तो उसके जस्ट बाद नेक्स्ट लाइन में लिखो ओम्स लॉ, इट स्टेट्स दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, ठीक है। यूनिट क्या होती है, ओम, फॉर्मूला कैसे निकल के आया समझ में आया। फिर हमने उसको रो एल बाई ए के इक्वल लिखा, रो क्या होता है रेजिस्टिविटी, वो किस किस पे डिपेंड करती है वो भी लिखा, सब कुछ लिखना है आपको, ठीक है। फिर हमने दोनों के रेसिप्रोकल्स पढ़े, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी, यूज जनरली नहीं होता है, ठीक है। रटना तो बिल्कुल नहीं है एक भी फॉर्मूला, सिर्फ एक याद रखना है, VD इज इक्वल टू आई बाय ए एन ई, सिंपल, ठीक है। और कल वाला वो तो याद ही हो गया होगा, VD इज इक्वल टू ई ई टाउ बाय एम, वेयर कैपिटल ई V बाय एल, उसको लिख सकते हो, वहीं से हमने ओम्स लॉ वगैरह सब कुछ प्रूव किया, ठीक है। अच्छा, आपको बुक्स में एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी मिलेगा, एकदम डायरेक्ट, कि ओम्स लॉ की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बताओ क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। ओम्स लॉ एक्चुअल में क्या है, V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका क्या है, ओम्स लॉ, ठीक है। कभी कभी पूछता है इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म लिखो क्या होती है, ठीक है। तो वो आपको सीधा याद रखनी है, मैं बता देता हूं क्या होती है इसकी माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, ठीक है। तो VD आपका कितना आया था, वो आया था I बाय ए एन ई, या I आपका कितना आया था, ए एन ई इंटू VD, VD था आपका E टाउ बाय M इंटू ई विच वॉज V बाय
एल, ठीक है, या उसको ई ही रहने दो क्योंकि माइक्रोस्कोपिक में ई ही यूज होगा आपका, ठीक है। आई बाय ए करो यहां से, क्या वो जे हो जाएगा, तो जे कितना, एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम इंटू ई। देख के बताओ ये कुछ है क्या, ये है आपका सिग्मा, सिग्मा नहीं है क्या, सिग्मा नहीं सॉरी रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी है, ठीक है। तो J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी मतलब कुछ K इंटू ई, दिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो J इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इसी को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। कंडक्टिविटी को शायद सिग्मा से रिप्रेजेंट किया है बहुत बुक में, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस को मत करो, हाँ सही है सही है, कंडक्टिविटी सिग्मा से रिप्रेजेंट नहीं होती है, कंडक्टिविटी ही सिग्मा से होती है, सॉरी कंडक्टेंस नहीं होती है, इसको चेंज कर लेना, तो इसको सीधा कंडक्टेंस लिखो। सो कंडक्टेंस इज बेसिकली 1/r, सो कंडक्टेंस इज इक्वल टू ये, ठीक है। और इसके बाद हमने देखा कंडक्टिविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, ठीक है, रजिस्टिविटी रो से रिप्रेजेंट होती है और कंडक्टिविटी आपकी सिग्मा से रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये आपका कंडक्टिविटी ही है, तो J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, दिस इज माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। सीधा क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, so J is equal to sigma is microscopic form where sigma is conductivity, E is electric field, J is current density। कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं मुझे पता है, कंफ्यूज आधे हो रहे होंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, कोई याद थोड़ी ना करना है आपको, समझ में आ रहा है, किसकी डिपेंडेंसी किस पे है बस उतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, समझ में आ गया सबको, V क्या है, I क्या है, कंडक्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस का उल्टा, कंडक्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी का उल्टा, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, SI यूनिट्स क्या है वो अच्छे से देखो। अब रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये भी शायद पता होगा सबको, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब एक रजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये है आपका एक रजिस्टर का सिंबल जिसकी रेजिस्टेंस कितनी, R। तो अगर मैं टर्मिनल के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं, रजिस्टर के अक्रॉस V पोटेंशियल डिफरेंस लगाता हूं, ये हाई पोटेंशियल दिख रहा है, ये लो पोटेंशियल, करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हमेशा हमेशा याद रखना, करंट फ्लोज फ्रॉम, ये बहुत काम आएगा, याद रखना हमेशा, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ओम्स लॉ क्या बताएगा, ये जो करंट फ्लो करेगा दैट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस विच इज V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस का सिंबल, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म क्या होती है, ओम्स लॉ क्या होता है, समझ में आ गया सबको, चलो ठीक है, चलो। तो रेजिस्टेंस आपकी क्या निकल के आई, रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ, ए इज एरिया, ये तो याद करना ही है आपको और ये तो याद ही होगा। तो 3-4 फॉर्मूले आपके याद करने हैं, वीडी इज इक्वल टू आई बाय एन ई वाला, ठीक है। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बुक में मिलेंगे, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई वाला, ठीक। उसके बाद ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि वो तो पूरे चैप्टर की जान है, वो नहीं आता होगा तो आप कभी कोई क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, सारे के सारे सर्किट के क्वेश्चन उस एक इक्वेशन से होंगे, दैट इज V इज इक्वल टू आई आर, वो तो आपको आना ही चाहिए, और कितनी बड़ी इक्वेशन है, पर उसमें पता होना चाहिए कि R V और I पे डिपेंड नहीं करता, आधे नालायक R को V और I पे डिपेंड करवा देते हैं, नहीं, ठीक है, वो किसी और चीजों पे डिपेंड करता है जो मैंने बता दिया। और R इज इक्वल टू रो एल बाई, ये भी आपको आना चाहिए, वेर रो इज रेजिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, केवल इन्हीं 2 चीजों पे हम डिपेंडेंसी देखेंगे, ठीक है। पर R 3 चीजों पे डिपेंड कर जाएगा, रो की वजह से मटेरियल पे तो करेगा ही करेगा, टेम्परेचर पे भी करेगा क्योंकि रो कर रहा है, और लेंथ और एरिया पे भी साथ में कर रहा है, विच आर कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। तो 2 साल पहले नीट ने क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन सही करते हैं, if length of a conductor is doubled keeping its volume same, keeping its volume constant, मतलब पीट के एक कंडक्टर, एक रोड थी आपके पास, ठीक है, उसको आपने पीट के लंबा कर दिया, ठीक है, और कितना कर दिया, एल लेंथ थी,
उसको आपने स्ट्राइक कर करके उसकी लेंथ 2L कर दी, कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। सो इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, नीट में आ चुका क्वेश्चन। डबल था, कितना था वो मुझे नहीं पता, पास्ट ईयर उठा के देखना मिल जाएगा। इफ लेंथ ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड कीपिंग इट्स वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, देन फाइंड इट्स न्यू रेजिस्टेंस। ठीक है, इफ कैपिटल आर वो क्या है आपकी ओल्ड रेजिस्टेंस, मतलब जो पुरानी थी डबल करने से पहले, तो ऑप्शन है आपके आर ही रहेगी, R/2 हो जाएगी, 2R हो जाएगी, या 4R हो जाएगी। ठीक है, करो ट्राई, पॉज करके सीधा करा रहा हूं, बच्चों वाले सवाल हैं सब। ठीक है, चलो अब आगे देखो बहुत ध्यान से, कल सर्किट्स पढ़ेंगे, कल असली मजा कल आने वाला है। ठीक है, चलो देखो अब ध्यान से। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एरिया इनटू लेंथ जो इनिशियल था दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल एरिया इनटू लेंथ। फाइनल एरिया मान लो A डैश, फाइनल लेंथ कितनी हो गई 2L, मतलब कुछ ऐसा हुआ है। देखो ये आपके पास एक रोड थी जिसकी लेंथ कितनी थी L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना था A। ठीक, अब आपने इसको डबल कर दिया, ठीक है, खींच के या पीट पीट के, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, लेंथ कितनी हो गई 2L, तो क्या कोरस्पॉन्डिंगली एरिया भी आपका कम होगा, बिल्कुल, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा A/2, इनिशियल एरिया का आधा दिख रहा है यहां से। सो A डैश विल बी A/2। बच्चों वाले क्वेश्चन लगते हैं पर इसमें गलतियां होती हैं। ठीक है, आधे लोग एरिया में चेन लेना ही भूल जाते हैं, सिर्फ लेंथ में चेन लेके सोल्व करके आ जाएंगे। तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा बोलो R डैश, दैट विल बी रो रेजिस्टिविटी, मटेरियल तो चेंज ही नहीं किया आपने, टेम्परेचर की कोई चर्चा ही नहीं होती, तो रो एज इट इज, इंटू नया लेंथ दैट इज 2L, इंटू नया एरिया दैट इज A/2। तो 2 इंटू 2 4 इंटू रो L/A, और ये रो L/A क्या होगा पुराना रेजिस्टेंस, तो R डैश विल बी इक्वल टू 4R। सिंपल, तो ऑप्शन डी। क्या बच्चों वाले सवाल लग रहे हैं ना, ये होते ही हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इस पे डायरेक्ट अगर आए तो। ठीक है, थोड़े मुश्किल भी आते हैं, वो कैसे आते हैं अभी थोड़ी देर में देखते हैं, हालत खराब हो जाएगी आप लोगों की। चलो देखो अब आगे, नोट कर लो इसको अच्छे से। चलो देखो इसके बाद, समझ में आ गया सबको? तो रेजिस्टेंस निकालना आप सीखते हैं, रो L/A से कैसे निकाला जाता है, छोटे छोटे क्वेश्चंस, और फिर उसमें एक अच्छा क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन उस पर आते नहीं है। चलो देखो, क्या करें, चलो ये क्यूब लेते हैं, ध्यान से ट्राई करना। ठीक है, L क्या लोगे, A क्या लोगे, ठीक है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, ठीक, क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। अच्छा, और क्या करें, अच्छा ये साइड आपको दी हुई है सपोज A, ये आपको दी हुई है सपोज B, और ये आपको दी हुई है सपोज C। ठीक है, क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है। ठीक है, चलो यहां तक समझ में आ गया। अब करंट हम ऐसा फ्लो कर रहे हैं, सामने वाले फेस से ऐसा बाहर निकलता हुआ, ध्यान से समझना, ऐसा, ये क्यूब ऐसा रखा, क्यूबॉइड ऐसा रखा हुआ है, ये वाला फेस दिख रहा है, यहां से और उधर बाहर निकलता है, ऐसा ऐसा ट्रेवल कर रहा है ऐसा। ठीक है, तो सवाल है रेजिस्टेंस निकालो इसकी, एकदम सिंपल है, क्या होगी बोलो, फाइंड द रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस विल बी रो L/A, रो दिया हुआ है, L कौन सा लोगे, क्या करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, तो L कौन सा वाला आएगा, ये, दैट इज A, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया कौन से वाला लेते हैं, डेरिवेशन अगर आपने ध्यान से देखी होगी तो आपको पता होगा, एरिया हम उस सरफेस का लेते हैं दैट विच क्या बोले, हाँ, एरिया हम उस सरफेस का लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू द करंट। याद है कि नहीं, एरिया हमेशा उस सरफेस का लिया जाता है जो सरफेस
करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। मैंने पहले लेक्चर में बताया था और डेरिवेशन आपने देखी होगी, तो ए हमने वही लिया था। तो करंट ऐसा फ्लो कर रहा है इस केस में, उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर जो एरिया होगा, क्या दैट विल बी बी इंटू सी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो आ गया आंसर आपका। सो रेजिस्टेंस इज गिवन बाय रो इंटू ए अपॉन बी इंटू सी। ठीक है, तो एक चीज लिख लेना, जहां आपने फॉर्मूला लिखा था तो वहां पे एक चीज लिख लेना, एल जो है वो लेंथ तो है ही, पर कौन सी लेंथ है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, और ए क्या है? एरिया बिल्कुल है, पर कौन सा एरिया है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ गए? या नहीं भी लिखना है, बस पता होना चाहिए कि एल कौन सा लेते हैं हम और ए कौन सा लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जनरली आते नहीं है उसके, पर पता होना चाहिए। एक और करें? चलो फिर बताओ। अब नीचे से एंटर कर रहा है ये और ऊपर से निकल रहा है बाहर, ऐसा गया, ऐसा ऐसा, समझ पा रहे हो? ऐसा गया। ठीक है, अब बताओ रेजिस्टेंस। बस ये सीख रहे हैं हम, एल कैसे लेते हैं, ए कैसे लेते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है, मुश्किल अभी वाला, मुश्किल जो आएगा वो अभी करेंगे। तो केस बी मतलब सेकंड पार्ट, अब करंट ऐसा फ्लो करवा दो, तो आर कितना हो गया आपका? रो, रजिस्टिविटी वो दी हुई है क्वेश्चन में। एल कौन सा लेंगे इस बार? ये अलोंग द लेंथ, दैट विल बी सी, एंड डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर ए इंटू बी। खत्म, कर लोगे? अच्छा एक और कर लें फिर इसमें। अब करंट ऐसा है, ऐसा जाता हुआ दिख रहा है, 6 के 6 से कर लिया हमने, ऐसा दिख रहा है। अब बताओ रेजिस्टेंस कितना? पॉज करके ट्राई कर लेना। अब रेजिस्टेंस कितना? रो, इस बार एल कौन सा लोगे? बी, डिवाइडेड बाय एरिया उसके परपेंडिकुलर वाला, दैट विल बी ए सी। कर लोगे? चलो समझ में आ गया। तो यहां से हमने एक चीज और देखी कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो है ऐसी बॉडीज के लिए वो डायमेंशंस पे तो डिपेंड करती ही है, वो मटेरियल पे तो डिपेंड करती ही है, टेम्परेचर पे करती है, एक और चीज पे करती है, डायरेक्शन ऑफ करंट। क्योंकि देखो सेम डायग्राम में हमने अगर डायरेक्शन ऑफ करंट अलग अलग लिए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी अलग अलग आ जा रही है। क्यों? क्योंकि एल आपको क्या लेना होता है? करंट की लेंथ, करंट के अलोंग जो लेंथ है वो, तो एल चेंज हो रहा है आपका अगर आप करंट की डायरेक्शन बदल दो, तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन बदलने पे भी रेजिस्टेंस आपकी चेंज होती है। पर क्योंकि हमको सर्किट्स में वो सब पढ़ने हैं तो उसमें उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसी बॉडीज में उसका फर्क पड़ेगा। समझ गए? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? तो ये बेसिक क्वेश्चन है जो हम डेफिनेशन पे बात करते हैं, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाय ए। ठीक है, चलो आगे बढ़े। चलो अब एक होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन, एचसीवी का क्वेश्चन है, ट्राई करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका सॉल्यूशन और आंसर बताऊंगा, पर मुझे उम्मीद है वो कर सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान देना, इंटीग्रेशन होने वाला है उसमें। ठीक है, तो डरना नहीं बिल्कुल भी देख के। ठीक है, ये आपका क्या है? फ्रस्टम, पढ़े हो गए ना? ठीक, ओके। ये लेंथ आपकी कितनी है? दैट इज एल। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है बता देता हूं मैं, तब तक इतना बनाओ। यही है क्वेश्चन, और ये आपको दिया हुआ है ए, ठीक, और ये आपको दिया हुआ है बी। ठीक, ये लेंथ एल, ये वाली, यहां से लेके यहां तक। ठीक, करंट ऐसा जा रहा है, आई, रजिस्टिविटी इसकी है रो। ठीक है,
ये जो मटेरियल है इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है आपकी, रो, ठीक है। और रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रही है लीनियरली, ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। रेडियस ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रॉस सेक्शन वेरीज लीनियरली फ्रॉम ए टू बी, दिख रहा है सबको। और एक और चीज है जो आपको काम आएगी, बी माइनस ए जो है दैट इज वेरी वेरी लेस देन एल, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है कंडक्टर के अक्रॉस जब आप मूव करेंगे तो रेडियस में इतना बड़ा चेंज नहीं हो रहा है, तो बी माइनस ए जो है वो बहुत छोटा है एल से, क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जिसका हो जाए मुझे मैसेज करना कि मेरा हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद है कोई तो इसको करेगा, इतनी भी उम्मीद नहीं है कि सब कर लेंगे क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो स्टेप्स क्या है मैं थोड़ा हिंट दे देता हूं आपको। एक एलिमेंट मानना है, उस एलिमेंट की रेजिस्टेंस कितनी है छोटी सी वो आपको निकालनी है, दैट विल बी रो एल बाय ए, ठीक। एल उसकी लेंथ, तो वो हो जाएगी थिकनेस, क्योंकि करंट ऐसा जाएगा ना तो उस थिकनेस में से करंट जाएगा आपका। अच्छा एक चीज, जब आप एलिमेंट लेंगे कुछ ऐसा, मतलब ऐसा लेंगे, ठीक है, तो आप उसको लगभग ऐसा, वो थिकनेस आप कंसीडर कैसे करोगे, उसमें आपको ये काम आएगा, बी माइनस ए इज वेरी वेरी लेस देन एल। वो क्या क्यों कैसे यूज होगा वो मैं आपको कल बताऊंगा, तो तब तक थोड़ा दिमाग लगाओ। छोटा सा टुकड़ा लो, उस एलिमेंट के लिए छोटी सी रेजिस्टेंस डी आर निकालो, दैट विल बी रो इनटू लेंथ, और लेंथ कौन सी लेनी है, करंट के लॉन्ग डिवाइडेड बाय एरिया परपेंडिकुलर वाला, ठीक, वो निकाला। अब उसमें आपको देखोगे तो दो वेरिएबल मिलेंगे, फिर आपको थोड़ी ज्योमेट्री यूज करनी पड़ेगी, एक वेरिएबल को दूसरे में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन एक साथ नहीं होता। वो चेंज करके टोटल रेजिस्टेंस विल बी इंटीग्रेशन उस छोटे से एलिमेंट का रेजिस्टेंस, ठीक है। रो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, एल जो आपने लिया है, एरिया जो आपने लिया है, दोनों को एक ही वेरिएबल में चेंज करो, लिमिट्स डालो ए से बी तक, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, नो डाउट, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आसान है, काफी अच्छा है। किसी का भी हो जाए तो मुझे खुशी होगी, तो मैसेज करना मुझे कि मेरा ये हुआ है, ठीक है। चलो तो अच्छे से क्वेश्चन लिख लो। तो एक फ्रस्टम है आपके पास जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन लीनियरली वेरी कर रहा है, तो वेरिएशन आपको दिख जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी कुछ मान लेना, और लीनियरली वेरी कर रहा है, तो जब l 0 है तब a है, जब l l है तब b है, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब उसका कैसे यूज करोगे वो आप सोचना। और मैथ वाले लोग मुझे लगता है 2-3 लोग कर लेंगे, बायो वाले भी ट्राई करना, क्योंकि थोड़ा सा मैथ यूज है, इतना भी मैथ यूज नहीं है, थोड़ा सा यूज है, ट्राई करना अगर हो जाए तो भाई, क्योंकि नीट में कभी आएगा नहीं है सब, पर ट्राई करना अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक। चलो आगे बढ़े। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कैसे करता है, वो कल के लेक्चर में आएगा स्टार्टिंग में ही। फिर उसके बाद हम सर्किट स्टार्ट करेंगे, बहुत मजेदार पार्ट, बहुत मजेदार, ठीक है। पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि V क्या है रजिस्टर के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है करंट फ्लोइंग, है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो आज मैंने बताया था कि एक जगह आप जीरो पोटेंशियल ले लो तो आगे का V ज्यादा होगा, तो वो V मान लो, ठीक है। और कंडक्टिंग वायर की रेजिस्टेंस जीरो होती है तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, क्यों, ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। आई तो है उसमें, करंट तो फ्लो करेगा ऑब्वियसली वायर से, पर क्योंकि हम वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल मानते हैं, हर एक क्वेश्चन में 100% क्वेश्चंस में आपको वायर की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल माननी है, ठीक है। तो आर क्योंकि मेरा जीरो है तो वी भी मेरा जीरो होगा, वी इज इक्वल टू आई आर से, समझ में आ रहा है। और वी जीरो होने का मतलब कंडक्टिंग वायर के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो जितना हम ए पॉइंट का लिए थे जो मैंने डायग्राम बनाया था उतना ही बी के लिए होगा। ऐसा क्यों किया, ये न्यूमेरिकल्स में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया हमने, धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स करेंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। असली मजेदार चीजें तो कल से स्टार्ट होगा, आज वाला भी बहुत मजेदार है, तो ये क्वेश्चन करना ट्राई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, एक चीज और कर लेते हैं। और हाँ ध्यान देना, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत बच्चे उसको छोड़ के जाते हैं फाइनल एग्जामिनेशन में, और छोड़ के जो गए थे जेई मेन 2019 में, हर शिफ्ट में इसका क्वेश्चन आया, हर शिफ्ट में। अब उसने क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा था, तो जो इसको छोड़ के गए थे उसको कोई आइडिया नहीं था कि इसको कैसे सोल्व करना है। नीट 2018 में इसका क्वेश्चन आया, ठीक है। तो बच्चों को लगता है तो अरे फालतू है, ये याद करना है, ऑब्वियसली याद करना है जो अभी हम पढ़ेंगे, पर कोई चॉइस नहीं, आपको करना ही है वो, समझ में आ रहा है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 19 जेई मेंस में हर शिफ्ट में उसका क्वेश्चन आया था। तो क्या है वो, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, दिखा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं,
कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है पता है ना सबको, ठीक है, जिसकी कुछ रेजिस्टेंस होती है, कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करें तो कुछ करंट फ्लो करता है, ठीक है, तो उसकी कलर कोडिंग हम सीख रहे हैं कि कैसे करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा रहता है आपका, बहुत सारे रजिस्टर हमारे कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, जिसकी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है, तो जो हमारी रिक्वायरमेंट की है उसके हिसाब से हम लेते हैं। तो उसके ऊपर कुछ कलर्स रहते हैं, ठीक है, उस कलर्स को देख के हम उसकी रेजिस्टेंस पहचान सकते हैं। 50 ओम रेजिस्टेंस की यूनिट पता है ना, ओम, 100 ओम, 200 ओम, 300 ओम, ठीक है। कैसे पहचानते हैं वही हम सीखेंगे कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर में। तो आपके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको चार कलर्स लगते हैं इसमें, चारों कलर दे देगा और पूछेगा रेजिस्टेंस बताओ इसकी कितनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन इसके आ चुका है, तो छोड़ना नहीं है, याद करना। एक टेबल बनाने जाऊंगा मैं, वो टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है आपके पास, ठीक है। तो बेसिकली एंड पे दो लेड वायर्स होती हैं जो इस रजिस्टर को कनेक्ट करती हैं, किससे, सर्किट से। लेड वायर्स, कोई यूज नहीं है इसका, कनेक्टिंग द रजिस्टर टू द सर्किट, ठीक है। और ये कैसे बनाया जाता है, कार्बन, ठीक है, इज मोल्डेड विद, कार्बन के यूज से बनाया जाता है, कार्बन इज मोल्डेड विद अ सुटेबल बाइंडिंग एजेंट। कोई यूज नहीं है इसका भी, बस पता होना चाहिए, कार्बन का यूज करके बनाया जाता है, कार्बन रजिस्टर्स बोला जाता है। कार्बन इज मोल्डेड विद अ सुटेबल बाइंडिंग एजेंट, ठीक है, और सिलिंड्रिकल शेप में इसको बनाया जाता है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है, इस रजिस्टर के अंदर आपको 4 कलर्स दिखते हैं, ठीक है। उन कलर्स को देख के आपको पहचानना है कि इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी। वो कैसे पहचानना है बताता हूं मैं। ये है आपका पहला कलर, मेरे पास तो एक दो ही कलर है तो मैं उसी से बना रहा हूं, पर कलर अलग अलग होते हैं यहाँ पे, ब्लैक, ब्राउन, बहुत सारे होते हैं, कौन कौन से अभी मैं वो भी बताऊंगा। ये सेकंड कलर, ठीक है, ये थर्ड कलर, चलो एक कलर और है मेरे पास, उसका भी यूज कर लेते हैं, छोड़ो ढूंढने में सदियां लग जाएंगी, इसी से बना लेते हैं। ये फोर्थ कलर, 4 कलर दिख रहे हैं। तो ये 4 कलर ऐसे बनाए जाते हैं ताकि आप इसकी रेजिस्टेंस पहचान सको, क्योंकि हमको अपने नीड के अकॉर्डिंग चाहिए होता है कि इतना रेजिस्टेंस मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट कलर है इस साइड से, ये आपको बताता है फर्स्ट डिजिट, क्या मतलब है इसका भी मैं बताऊंगा। ये आपको बताता है सेकंड डिजिट, सब कुछ एज इट इज आपको लिखना है, और जैसे मुझे याद है वैसे ही आपको याद होना चाहिए। और ये थर्ड है आपका मल्टीप्लायर, बताएगा क्या होता है अभी देखेंगे। और फोर्थ कलर आपको बताएगा टॉलरेंस, वो क्या होता है वो भी अभी देखेंगे। तो चारों कलर क्या क्या बता रहा है वो अच्छे से देखो। फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड मल्टीप्लायर, फोर्थ टॉलरेंस। अब कलर कौन सा है वो क्वेश्चन में देगा या डायग्राम बनाएगा, पर डायग्राम बनाने में साफ दिखता नहीं है, तो वो क्वेश्चन में लिखता है कि ये कलर है, ये कलर है, थर्ड कलर ये है, फोर्थ ये है, तो बताओ रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो टेबल जो याद रखनी है आपको वो क्या है, देखो अब आगे, कलर, डिजिट, ये टेबल याद करनी ही पड़ेगी, कोई चॉइस नहीं है, चाहे वो मेंस वाले हो चाहे वो नीट वाले हो। मल्टीप्लायर, टॉलरेंस, ठीक। सबसे पहला कलर है ब्लैक, ब्राउन, याद करना एकदम आसान है। अब क्या करो, याद करने का मैं तरीका भी बता देता हूं। ब्लैक, ब्राउन, जैसे पीरियोडिक टेबल याद करते हो वैसे ये सब याद करने। अब शॉर्टकट कुछ भी बना लेना, बॉम्बे, जो भी बनाना है। ब्लैक, ब्राउन, अब विबग्योर को उल्टा करो, उल्टा। सो वॉयलेट, इंडिगो नहीं आते हैं ध्यान देना, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर उल्टा किया है, ठीक है। ब्लैक, ब्राउन, विबग्योर उल्टा, इंडिगो छोड़ के। फिर आता है आपका ग्रे, फिर आता है आपका व्हाइट, फिर आता है आपका गोल्ड, सिल्वर, एंड लास्ट में कोई कलर नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कलर ही नहीं देता है वो, नो कलर।
ठीक, ये सब याद करने पड़ेंगे। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक, चलो अब डिजिट की बात करते हैं। तो ब्लैक कलर अगर दिखा तो डिजिट आपकी आएगी 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, व्हाइट 9, बस उसके बाद कोई नहीं। ठीक, क्योंकि ये कभी भी पहले कलर और दूसरा कलर इनसे कभी बनता ही नहीं है। पहला कलर कभी आपको गोल्ड नहीं दिखेगा, ना कभी दूसरा कलर दिखेगा, ना ही सिल्वर दिखेगा, और ना ही नो कलर, मतलब कोई कलर नहीं। इन्हीं में से कोई आपको दिखेगा। कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें पहली 2 डिजिट इन कलर में से ना हो। क्यों? क्योंकि बाकियों के लिए डिजिट है ही नहीं आपकी। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होकर 9 तक। मल्टीप्लायर 10 की पावर लगा दो, सो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, मतलब क्या वो अभी थोड़ी देर में देखेंगे। 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, ब्लू के लिए 6, वॉयलेट के लिए 7, ग्रे के लिए 8, व्हाइट के लिए 9। टॉलरेंस की बात करें तो इनके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होती है, बहुत बुक में दी होती है पर कोई यूज नहीं है उसका। सीधा आएगी गोल्ड के लिए, दैट इज 5%, सिल्वर के लिए दैट इज 10%, और कोई कलर नहीं है तो 20%। तो ले देके क्या मतलब है? पहले दोनों कलर कभी भी इन तीनों में से नहीं हो सकते, क्योंकि इनके लिए डिजिट्स डिफाइंड ही नहीं है। क्योंकि पहला कलर आपको फर्स्ट डिजिट बताएगा, सेकंड कलर आपको सेकंड डिजिट बताएगा। दूसरा, मल्टीप्लायर भी इन तीनों में से कोई नहीं हो सकता। तो पहले के तीनों कलर इन सब में से कोई ना कोई होंगे। क्यों? क्योंकि डिजिट भी उन्हीं के लिए डिफाइंड है, मल्टीप्लायर भी उन्हीं के लिए डिफाइंड है। ठीक, और टॉलरेंस में ये बदला ले लेंगे। टॉलरेंस इन तीनों में से कोई होगा, या तो गोल्ड होगा लास्ट कलर, ठीक है, उससे आप टॉलरेंस बता सकते हो, या सिल्वर होगा, या कोई कलर नहीं होता। कभी कभी फोर्थ को खाली छोड़ देते हैं, कोई कलर नहीं रहता है आपका, तो इसलिए मैंने नो कलर लिखा है। अरे कलर का UR भी लिखते हैं, COLOR भी लिखते हैं। ठीक है, तो आधे में सोचना कि सर ने गलत लिख दिया, इतनी अंग्रेजी मुझे भी आती है। ठीक है, यहां तक ये टेबल आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट कलर विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट, सेकंड कलर विल रिप्रेजेंट द सेकंड। क्या मतलब? अभी एग्जांपल से देखेंगे। थर्ड कलर विल रिप्रेजेंट द मल्टीप्लायर, किस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या मल्टीप्लायर है वो मैंने सामने लिखा है। किस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या डिजिट है वो भी मैंने सामने लिखी है, और किस कलर के कॉरस्पॉन्डिंग क्या टॉलरेंस है वो भी मैंने सामने लिखी है। तो आपको ये टेबल याद हो जानी चाहिए। एग्जाम्पल कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन में गिवन है कलर का सीक्वेंस, रेड मैं अपने मन से बना रहा हूं, ब्राउन, ठीक, फिर रेड, और लास्ट सिल्वर। ये 4 कलर आपको दिए हैं सीक्वेंस वाइज, लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कलर। क्वेश्चन है रेजिस्टेंस लिखो इस रजिस्टर की। ठीक है, उल्टा भी पूछता है, रेजिस्टेंस देख के कलर मांगेगा, तो सब आपको आने चाहिए। चलो तो देखो ध्यान से कैसे लिखना है। रेड के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये फर्स्ट डिजिट बताएगा, तो रेड के लिए डिजिट है कौन सी? 2, तो फर्स्ट डिजिट विल बी 2। ब्राउन 1, दिख गया, तो फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट। मल्टीप्लायर का मतलब इनटू, ठीक है। रेड के लिए है 10 की पावर 2, तो रेजिस्टेंस आपकी हो गई 2100 ओम, 2100। मतलब समझ में आया? फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट दोनों इसी से आएंगे, डिजिट फर्स्ट हो सेकंड हो सब इसी से आएंगे, बस कलर देखो और डिजिट लिख दो। तो फर्स्ट प्लेस पे कौन था? रेड, वो फर्स्ट डिजिट बताएगा विच विल बी 2। सेकंड प्लेस पे कौन है? ब्राउन, वो सेकंड डिजिट बताएगा विच विल बी 1। उल्टा मत कर देना, आधे करते हैं रेड को इधर लिख देंगे ब्राउन को इधर, नहीं। फर्स्ट डिजिट मतलब ये यहां से नहीं, यहां से स्टार्ट होगी। सेकंड मतलब ये। मल्टीप्लायर समझ में आ गया? टॉलरेंस होता है प्लस माइनस, मतलब इतना आपका आगे पीछे चल सकता है, ये होता है टॉलरेंस का मतलब। तो प्लस माइनस सिल्वर के लिए कितना हो गया आपका? 10%। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 2100। ऐसा लिखना है ऐसा, या ऐसा छोड़ना है ऐसा, प्लस माइनस इतने का 10%, तो इतना आगे पीछे चल सकता है, दैट इज 210। ये है आपका फाइनल आंसर। तो इन चारों कलर से रेजिस्टेंस ये आंसर आएगा आपका, ठीक है। और अच्छा हाँ, क्वेश्चन बनाने वाला कभी कभी ऐसा भी करता है, देखो 2.1 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम, तो देख के डरना नहीं, ठीक है। एक ही बात है, किलो को 10 की पावर 3 बनाओगे अंदर ले जाओगे, यही आएगा, ठीक। तो इससे ये भी पूछ सकता है या इससे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। इससे ये पूछेगा कि मतलब रेजिस्टेंस दिए आपको, कलर बताओ, कुछ नहीं, किलो या मेगा जो भी लिखा पहले उसको अंदर लेके जाओ, ताकि उससे मल्टीप्लायर आपको पता चले। सपोज ये मेगा होता, मेगा ओम मतलब, चलो क्वेश्चन करते हैं, मेगा ओम में करते हैं इसको। तो मेगा ओम का मतलब क्या है आपका? 10 की पावर 6 अंदर लेके जाओ पहले, तो ये कितना बनेगा? 2.1 इंटू 10 की पावर 6
प्लस माइनस 0.2 इंटू 10⁶। सही है यहां तक? ठीक, कितना आया ये? 21 इंटू 10⁵ बराबर, प्लस माइनस ये कितना आया? 2 इंटू 10⁵। ठीक, क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 21 इंटू 10⁵ प्लस माइनस 10%, क्योंकि इसका 10% ही ये होगा। ठीक है, 0.21 कर लेना, 21 ही आएगा वो। ठीक है, कर लोगे सब? अच्छा, अब 21 तो 2 के कॉरस्पॉन्डिंग रेड, तो पहला कलर मिल गया रेड। 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ब्राउन। मल्टीप्लायर कितना दिख रहा है? 10⁵, यहां डेसिमल है तो पहले उसको देखना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, 10⁵ ग्रीन, और 10% मतलब सिल्वर। सो रेड, ब्राउन, ग्रीन, सिल्वर, ये आ गया आपका आंसर। तो कलर कोडिंग क्या होता है समझ में आ गया। उल्टा भी पूछा है तो वो भी कर लेना। कलर्स देख के रेजिस्टेंस मांगी है तब भी कर लोगे, और रेजिस्टेंस देख के कलर मांगा है तब भी कर लोगे। जेई मेंस 19 में इसके क्वेश्चंस कैसे आए थे? उसने सीधे नहीं पूछे थे, उसने चालाकी की थी। उसने एक सर्किट बनाया था, एक रेजिस्टेंस उसने कलर कोडिंग से निकालने को बोली थी, फिर उसके बाद उसने पूछा था बताओ ब्रांच से करंट कितना जाएगा वो सब। तो करंट निकालने के लिए आपको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा, ओम्स लॉ लगाने के लिए आपको आर पता होना चाहिए। आर पता करने के लिए उसने कलर कोडिंग दी थी, उससे आप पहले आर पता करते, फिर सर्किट सोल्व करके आप क्वेश्चन सोल्व करते। तो थोड़ा लेंदी आया था पर आया था, तो छोड़ना नहीं है, आपको पूरा याद होना चाहिए जैसा मुझे याद है। कलर, डिजिट, मल्टीप्लायर, टॉलरेंस। और टॉलरेंस का मतलब क्या है? कितना आगे पीछे आपका चल सकता है, ये प्लस इतना या माइनस इतना। ठीक है, तो कभी कभी आपको परसेंटेज में ऑप्शन दे देगा तो ऐसे ही छोड़ दो इसको एज इट इज, और कभी कभी आपको परसेंटेज में ना देके ऐसे देगा तो 10% निकाल दो इसका टोटल का, तो ये आ जाएगा। ठीक है, डेसिमल में लिखने को बोले तो ऐसा रीअरेंज करके भी आ जाए। इससे ये मेगा नहीं आएगा, किलो आएगा, पर मैंने एग्जाम्पल के लिए मेगा करके एक और एग्जाम्पल आपको दिखाया। ठीक, तो आज यही पढ़ेंगे। कल का लेक्चर बहुत मजेदार होने वाला है। कल हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी टेम्परेचर पे कैसे होती है, डायमेंशंस पे कैसे होती है वो तो हमने देख लिया, लेंथ एरिया वगैरह पे। रजिस्टिविटी की टेम्परेचर पे कैसी होती है वो कल देखेंगे, और आज जो क्वेश्चन मैंने दिया फ्रस्टम वाला वो कल हम सॉल्व करेंगे। ट्राई करना वो हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बताना हुआ कि नहीं हुआ, वो कल के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से पढ़ो। चलो।